हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे इकोनोमेट्रिक्स में बेसिक्स में हम लोग चैप्टर 9 में हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड क्लास, जिसमें हम लोग टू पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टू पॉपुलेशन मीन के बारे में पढ़ लिया है, जेड टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है, टी टेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करो अभी अगर कोई एक चीज का प्रोपोर्शन सपोज करो 1/10 है और एक जगह 1/9 है, तो प्रोपोर्शन इज 1/10 एंड 1/9। अभी तो डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस होगा पॉपुलेशन में भी? अभी सैम्पलिंग की वजह से जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, अभी जो सैंपल की वजह से जो हमें डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या यही डिफरेंस पॉपुलेशन में भी होगा? ऐसी चीजों को हम लोग देखते हैं बच्चे। अब मान लो अभी एक सैंपल 1 में प्रोपोर्शन है 1/10 और सैंपल बी में प्रोपोर्शन है 1/9, विच वन इज बिगर? तो अभी सैंपल जो है वो 2 में बिगर है, प्रोपोर्शन जो है सैंपल 2 में बिगर है 1/9। एक्सक्यूज मी। तो सैंपल 2 में बिगर प्रोपोर्शन है, तो क्या पॉपुलेशन में भी जो प्रोपोर्शन होगा सेकेंड पॉपुलेशन और फर्स्ट पॉपुलेशन में, क्या सेकेंड पॉपुलेशन का भी जो जो भी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होगा प्रोपोर्शन, क्या वो भी बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर इक्वल होगा? तो 3 केसेस बनते हैं, कोई भी एक करा देंगे, बाकी दोनों केसेस भी हम लोग हैंडल कर ही सकते हैं। तो चलो आज उन्हीं पे करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी लास्ट क्लास होती है या एक और क्लास लगती है बेसिक्स पे, उसके बाद से फिर हम लोग अपना गुजराती बुक पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 9.4। जिनके पास बुक है उन्हें समझ में आ रहा होगा, बुक नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पेपर तो बनना है नहीं। ये जब सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हाउ दे कैन आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। तो यहाँ ध्यान दो। let two populations या let x1 x2 dot 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 xm be a sample from population जिसका अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, जिसका फर्स्ट हो गया μ1, या पॉपुलेशन के बारे में विच हैज़ पॉपुलेशन p1 एंड बस p1 ही, और m साइज है y1 y2 से लेकर के yn, be another sample from another population, be another sample from another population p2 और n। नाउ सी देन, अब आपको जानना है कि दोनों पॉपुलेशन का जो डिफरेंस बनाओगे, जब भी आप दोनों प्रोपोर्शन का जब भी आप डिफरेंस बनाओगे तो वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देन p1 माइनस p2 follows a normal distribution, follows a normal distribution where expectancy of p1 minus p2 जब आप निकालोगे तो that will be expectancy of p1 minus expectancy of p2। और प्रोपोर्शन की एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है बच्चे? प्रोपोर्शन की एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगी m, पहले वाले का m इंटू p1 माइनस n इंटू p2। गौर से देखोगे तो दिस इज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। एक्सपेक्टेंसी ऑफ p1 माइनस p2
इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ दिस P1 माइनस P2, ठीक है, एक मिनट। तो MP1 और माइनस NP2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बच्चे इसको थोड़ा और बेटर तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, जस्ट अ मिनट। आप इसको एक्सपेक्टेंसी P1 की जगह पे आप मान लो x बाई एम, P2 की जगह पे मान लो y बाई एन। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैंपल साइज ही हमने m का लिया है, दूसरे का n लिया है, उसमें से x जो है वो हमारे कैटेगरी में लाई कर रहा है, इसलिए प्रोपोर्शन हो जाएगा x बाई एम। दूसरे वाले में y लाई कर रहा है, इसलिए y अपॉन एन। एक्सपेक्टेंसी करेंगे तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बाई एम माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बाई एन, 1 बाई एम बाहर निकल जाएगा, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x माइनस 1 बाई एन बाहर निकल जाएगा, एक्सपेक्टेंसी ऑफ y। नाउ सी, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रखा है ना, n इंटू पी। यहाँ पर जब पॉपुलेशन सैंपल साइज हमारा m है, तो m इंटू P1 बाई एम, n इंटू P2 बाई n। तो यहाँ देखो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2। दोनों में ना थोड़ा थोड़ा फर्क है कि जब भी आपको एक्सपेक्टेंसी निकालना होगा दोनों का, तो सिंपल सी बात है कि आप उन्हीं की वैल्यूज जो होगी पॉपुलेशन वाली वही डाल दोगे। ये पॉपुलेशन वाली वैल्यूज हैं, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी घबराने वाली बात नहीं है। अब वेरिएंस ऑफ P1 माइनस P2 चाहिए बच्चे हमें, उसी तरीके से तो वेरिएंस ऑफ x बाई एम माइनस वेरिएंस ऑफ x बाई एम प्लस वेरिएंस ऑफ y बाई एन। पढ़ रखा है ना आपने सबने? वेरिएंस जो है चाहे अंदर में प्लस हो या माइनस हो, टूटेगा तो प्लस ही लगेगा। अब कांस्टेंट जो है ये बाहर निकल आएगा, 1 बाई एम स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, 1 बाई एन स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई। तो इधर आ गया वेरियंस ऑफ एक्स। बाइनोमियल में आपको वेरियंस ऑफ एक्स पता है ना? आपको बाइनोमियल का याद दिला दें कि मीन जो थी एक्सपेक्टेंसी, वन बाई एम स्क्वायर, वेरियंस ऑफ एक्स हो गया एम पी क्यू प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, एम पी क्यू, सॉरी एन पी क्यू होगा दूसरे में, पी क्यू 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन। देख रहे हो आप? तो आपको यही फॉर्मूला बस बताने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी कि अब जब भी हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2, तो ये हो जाएगा रूट अंडर P इंटू क्यू 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रूट अंडर पी क्यू 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन। ये हो गया। तो अब आप अगर इसका जेड डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, अब आप लिख सकते हो देन जेड डिस्ट्रीब्यूशन में बी रिटन एज जेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर P1 माइनस P2। तो जेड हो जाएगा जो भी सैंपल की वैल्यू आएगी उस पर हम हैट लगा देते हैं, ताकि आप पहचान सको कि कौन सा सैंपल के लिए है और कौन सा पॉपुलेशन के लिए है। मैम यस, मैम हमने अभी ऊपर लिखा कि इट
follows normal distribution, तो हमने ये बाइनोमियल का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्यों बाइनोमियल नहीं लगता? बाइनोमियल भी तो अप्रोक्सीमेट होकर के नॉर्मली हो जाता है, इसलिए लगाया क्योंकि प्रोपोर्शन में, और चैप्टर 6 अगर आपने थर्ड सेम में पढ़ा हुआ है, हेलमेट वाला जो क्वेश्चन था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि बाइनोमियल में भी जो उसकी एक्सपेक्टेंसी होती है वो किसकी तरफ ले जाती है, n इंटू पी की तरफ। देखो बाइनोमियल, बाइनोमियल भी अप्रोक्सीमेट होकर के बाद में नॉर्मल ही बन जाता है, ठीक है। यस मैम। तो ये हो गया पी क्यू, यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू और अपॉन में 1/m प्लस 1/n, ये आ गया, ठीक है। पी क्यू, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर तो मुझे 1 1 डालना था ना, सॉरी सॉरी एक मिनट, 2 और 2 सेकेंड सैंपल से थे, तो दोनों का अलग अलग आ जाएगा, मैंने एक ही जैसा मान लिया। P1 Q1, यहाँ पर आ जाएगा P2 और Q2। तो आप इसको कॉमन मत लो, जब सेम होगा तब हम लोग लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस ला दो, वो सेम होगा तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो P1 Q1/m प्लस P2 Q2/n, तो ये हो गया पूरा हमारा जेड का फॉर्मूला। एक मिनट मुझे समझाने दो, हम सब कुछ दे रहे हैं टाइम। तो ये जो है ये हमारा जेड का फॉर्मूला है प्रोपोर्शन के केस में। ये तब के केस में है जब दोनों अलग अलग सैंपल से लिए, दोनों अलग अलग प्रोपोर्शन से अलग अलग सैंपल लिए गए हैं और दोनों का प्रोपोर्शन भी अलग अलग आ रहा है तब के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले से अब हम लोग सब कुछ करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। चेंजेस यहाँ हुआ है बच्चे, ये और ये और ये, इसको 1 1 और 2 2 का नाम दे दो, बस ये दो जगह चेंजेस हुए हैं, यहाँ और यहाँ और यहाँ। कर लिया नोट सबने? अब है, यहाँ ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है, एज्यूम करना होता है। समटाइम्स, नोट, एज्यूम P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। अगर हम लोग इसको एज्यूम कर लें कि P1 और P2 दोनों सेम है, P है, तब हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन इंस्टेड ऑफ, ये भी एक नोट है, देन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट m एंड n, डिफरेंट m और n को यूज करने से अच्छा है कि वी रियली हैव अ सिंगल सैंपल ऑफ, ये भी एक नया टेक्निक है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगल सैंपल ऑफ m प्लस n साइज। आप खुद ही सोचो ना, जब दोनों का p सेम ही हो गया तो क्या सैंपल साइज m प्लस n नहीं हो गया, ठीक है, दोनों एक जैसा। अब यहाँ पर आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, कंबाइंड प्रोपोर्शन। कंबाइंड प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, मान लो अगर दो कैटेगरी है मेरे पास, इसका साइज है m, इसका साइज था n, इधर है x और इधर है y, तो इसका प्रोपोर्शन था x/m, इसका प्रोपोर्शन था y/n। तो कंबाइंड मीन का हो जाएगा टोटल सम, तो x प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, m प्लस n। तो m बाई, यहां ध्यान से सुनो, m बाई m प्लस n इंटू P1 हैट प्लस n बाई m प्लस n इंटू P2 हैट। ये कंबाइंड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका हुआ, ये कंबाइंड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका हुआ कि P हैट अगर निकालना है तो x प्लस वाई बाई एम प्लस एन निकाल सकते हैं, या फिर
m और n पता है तो सिर्फ उसी के हेल्प से m और n के हेल्प से हम लोग p1 हैट और p2 हैट के हिसाब से हम लोग इस तरीके से ये भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन के बाद से बच्चे मॉडिफाइड z हमारा हो जाता है p1 हैट माइनस p2 हैट माइनस p1 माइनस p2 अपॉन रूट अंडर p हैट q हैट और 1 by m plus 1 by n, where p hat is combined proportion दोनों ही कंबाइंड प्रोपोर्शन है बच्चे, ठीक है। तो कंबाइंड प्रोपोर्शन हम लोग तब लगाएंगे जब दोनों का साइज क्या होने लगेगा, लगभग दोनों का प्रोपोर्शन लगभग क्या होने लगेगा, सेम होने लगेगा। एज्यूम अगर हम लोग कर लेते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग जब आ जाएगा कि दोनों का यस मैंने जो पी हैट की वैल्यू निकाली है वो समझ नहीं आया। वो कंबाइंड मीन से निकलेगा। अभी क्वेश्चन कर लें तो फिर समझ में आ जाएगा पी हैट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कंबाइंड मीन के लिए दोनों में जो हमारा यस वाला पोर्शन होता है, लाइक सक्सेस वाला, तो पहले में कितना सक्सेस है और दूसरे में कितना सक्सेस है। मान लो पहले वाले में 10 लिया है सैंपल साइज, दूसरे में 20 सैंपल साइज लिया है। पहले वाले में सक्सेस आ रहा है 5, दूसरे वाले में आ रहा है 7, तो 5 + 7 कर देंगे और नीचे में 10 + 20 कर देंगे। इस तरीके से आ जाएगा पी हैट। या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों ही तरीके से कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखो सब में डिफरेंस है। P1 हैट इज डिफरेंट थिंग, P2 हैट इज डिफरेंट थिंग, सिंपली P हैट Q हैट इज कंबाइंड मीन, देयर इज नो 1 and 2। और ये बिना हैट का है, यानी ये पॉपुलेशन की वैल्यूज है जो हम एज्यूम करेंगे ना नल हाइपोथेसिस में, वो वाली वैल्यूज है। तो अब हम लोग नल हाइपोथेसिस में यही वाला करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में स्टेटमेंट लिखवा देते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो, तो अपने आप सारी बातें खुल करके सामने में आ जाएंगी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहले हम लोग नल में मानते हैं P1 इज इक्वल टू P2। HA में आप 3 चीज़ें मान सकते हो, P1 इज नॉट इक्वल टू P2, या फिर P1 इज ग्रेटर देन P2, या फिर P1 इज लेस देन P2। उसके बाद से आप Z या T निकालोगे, Z का फॉर्मूला वही लगेगा जो भी सैंपल की वैल्यू होगी माइनस जो नल हाइपोथेसिस और अपॉन में रूट अंडर। आपको कंबाइंड वाला यूज करना है बच्चे। कब यूज करना है? द पी वैल्यू इन द सेम वे एज फॉर एटलीस्ट 10, ठीक है। यहां पर है, यह आ जाएगा P हैट Q हैट, कंबाइंड वाला भी आप यूज कर सकते हो। ये आपको कैलकुलेशन से बचा देगा 1/m + 1/n, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर थर्ड में है, ये आप कैलकुलेट करोगे और फिर वही चीज फॉर गिवन अल्फा आप निकालोगे Z, फॉर गिवन अल्फा फाइंड Z एंड देन कंपेयर टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट, देन कंपेयर टू रिजेक्ट और नॉट रिजेक्ट। करें क्वेश्चन इसके ऊपर? मैम 1 सेकंड प्लीज नोट करने दीजिए। 1 मिनट। नाउ सी, अब बच्चे एक एग्जाम्पल हम आपको करा रहे हैं 9.11। द आर्टिकल एस्पिरिन यूज एंड सर्वाइवल आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। और आजकल ना नाउअडेज इसी को यूज किया जाने लगा है कि दो अलग अलग प्रोपोर्शन को हैंडल करना मुश्किल होता है ना, तो एक ही सिंगल प्रोपोर्शन, कंबाइंड प्रोपोर्शन निकाल लो और सॉल्व कर दो। आजकल ये यूज किया जाने लगा है, तो हम लोग भी कंबाइंड वाले से ही क्वेश्चंस को करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है कि कब कंबाइंड वाला करना चाहिए, कब कंबाइंड वाला नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हम लोग अब आज नाउअडेज एडवांस फॉर्म में कंबाइंड वाला ही करते हैं।
ये देखो 9.11 द आर्टिकल एस्पिरिन यूज एंड सर्वाइवल आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। कोई कैंसर का टाइप है, उस कैंसर में एस्पिरिन मेडिसिन दी जा रही है और उस पे रिसर्च किया जा रहा है। रिपोर्टेड दैट ऑफ 549 study participants who regularly used aspirin। ये कौन सी कैटेगरी हो गई? यूज्ड एस्पिरिन। दूसरी कैटेगरी होगी दोज हु डू नॉट यूज एस्पिरिन। पहले वाले में नंबर दे रखा है 549 who regularly used aspirin after being diagnosed with colorectal cancer। There were 81 colorectal cancer specific death। oh, यहाँ पर डेथ, बच्चे डेथ का नंबर लिया जा रहा है। कितनी डेथ हुई है इसमें? 81। मतलब एक कैटेगरी में हमने 549 लोगों के ऊपर रिसर्च किया, उनको एस्पिरिन दिया, उसमें से 81 लोगों की डेथ हो गई, बाकी लोग रिकवर कर गए। अब कुछ ऐसे लोगों पे दूसरे मेडिसिन को हम लोग चार्ज करें जिसमें एस्पिरिन नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे नंबर है 730। वेयर एज among 730 similarly diagnosed individual who did not subsequently use aspirin, they did not use aspirin, there were 141 death, 141 colorectal cancer specific death। does this data, क्वेश्चन है, does this data suggest the regular use of aspirin after diagnosis will decrease the incidence rate of, मतलब suggest aspirin is better, सीधा हम लैंग्वेज में लिख दे तो आप समझ गए, aspirin is better। मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में लैंग्वेज बना दिया, लेकिन इनका कहना है does this data suggest the regular use of aspirin after diagnosis will decrease the incidence rate of colorectal cancer specific death। और लेने को कहा है अल्फा 0.05। मतलब क्या एस्पिरिन का जो है ट्रीटमेंट ये हमें चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? तो आप देख रहे हो बच्चे, इस एग्जाम्पल को देने के पीछे मकसद क्या है? क्वेश्चन तो करवा ही लेंगे वो आपसे, और आपको ये भी समझाएंगे कि देखो कि स्टैटिस्टिक्स का, इकोनोमेट्रिक्स का कहाँ कहाँ रोल है, मेडिकल साइंस में भी यूज किया जाता है। मेडिकल साइंस में भी यूज किया जाता है जब आर्गुमेंट्स अलग अलग होते हैं ना। नाउ सी, कभी कभी ना मेडिकल साइंस में भी आर्गुमेंट होते हैं, डॉक्टर्स की टीम होती है, वो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमें ये वाला ट्रीटमेंट चलाना चाहिए या ये वाला ट्रीटमेंट चलाना चाहिए। अब पहले वाले से डॉक्टर पता है क्या कहेंगे, हमारी तो सिर्फ 81 डेथ हुई है, आपके तो 141 डेथ हुए हैं, तो हमारा ट्रीटमेंट सही है, एस्पिरिन ही यूज करना चाहिए। तब फिर दूसरे लोग कहेंगे ना, अरे तो यहाँ पे लोग भी तो आपने कम लिए थे ना, कम पेशेंट के ऊपर आपने ये ट्रीटमेंट लगा करके रिसर्च किया था, यहाँ ज़्यादा पेशेंट थे तो डेथ भी ज़्यादा हो गई, तो आप कैसे कह सकते हो कि एस्पिरिन ही यूज़ करना चाहिए? तो नाउ देयर इज़ अ आर्गुमेंट एंड देयर इज़ अ टाई कि वेदर वी शुड यूज़ और नॉट। अब इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, कैसे हम लोग इसको करेंगे? तो वहीं पे लगाएंगे, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाएंगे। क्लियर बच्चे? तो अब ध्यान से सुने आप लोग। यहाँ पर इनका क्लेम है कि क्या एस्पिरिन इज बेटर। एस्पिरिन बेटर कब होगा, कोई मुझे बता सकता है एस्पिरिन बेटर कब होगा? यहाँ पर जो आप P1 हैट निकालोगे ना बच्चे, P1 हैट में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगा, वो डेथ का रेशियो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर P2 हैट जो होगा वो इधर के डेथ का रेशियो हो जाएगा। निकालो तो जरा दोनों कितनी वैल्यूज आ रही है। 81 डिवाइडेड बाय 549, 0.1475, और उधर है 141 डिवाइडेड बाय 730, 0.1931। दोनों प्रोपोर्शन आ गई, सैंपल की प्रोपोर्शन आ गई, हैट लगा दिया है पहचानने के लिए।
एच नॉट तो बच्चे हम लोग यही मान लेंगे कि P1 इज इक्वल टू P2, लेकिन ऑल्टरनेट में क्लेम के साथ चलेंगे, एस्पिरिन इज बेटर। कोई मुझे बताएगा एस्पिरिन कब बेटर होगा, जब P1 ज्यादा होगा P2 से या P1 कम होगा P2 से? P1 ज्यादा नहीं, P1 कम होगा। P1 कम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले कैटेगरी में वी आर यूजिंग एस्पिरिन, तो जितना डेथ का रेशियो कम होगा तो एस्पिरिन के यूज करने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो P1 शुड बी लेस देन, तो यहाँ पर P1 लेस देन होना चाहिए किससे? P2 से। यहाँ पर हम एस्पिरिन को बेटर मान रहे हैं, एस्पिरिन इज बेटर। अब देखो, अब हम लोग आगे कर रहे हैं, जेड निकाल रहे हैं। जेड निकाल रहे हैं, जेड फ्रॉम सैम्पल वैल्यूज, लेकिन उसके लिए कंबाइंड प्रोपोर्शन चाहिए ना। P निकालेंगे तो P के लिए क्या हो जाता है? x प्लस वाई बाय m प्लस n। नाउ टेल मी व्हाट इज x? 81। व्हाट इज y? 141। टोटल डेथ आ गई, टोटल डेथ आ गई, और टोटल सैंपल साइज कितना हो गया? 549 प्लस 730। निकालो तो जरा कंबाइंड वाला कितना आ रहा है। मैम आपने तो ये पी हैट का फॉर्मूला लिखवाया था इसमें। नहीं नहीं, इस पे मैंने हैट लगाया था। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो वो कंबाइंड के लिए था ना, पी हैट। अच्छा उसमें 1 2 नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक है, 1 2 नहीं है तो उस पे लगा सकते हो, हाँ पी हैट का है। 1 और 2 नहीं होगा उसमें, ये मेरा कहना था, पी हैट ही रहेगा। नाउ डू कैलकुलेशन। नाउ देखे बच्चे, पी हैट जो है कंबाइंड प्रोपोर्शन, ये हमने निकाल लिया है, फॉर्मूला वही है x प्लस वाई अपॉन एम प्लस एन करके। क्यू हैट भी हमने निकाल लिया 1 माइनस पी हैट करके, क्योंकि आपको याद है कि पी हैट प्लस क्यू हैट जो भी पेयर होते हैं उनका सम हमेशा 1 आता है। निकाल लिया हम लोगों ने। अब कैलकुलेटेड जेड, लॉजिकली पी हैट और क्यू हैट मतलब हमें दे क्या रहा है? कंबाइंड प्रोपोर्शन तो दे रहा है, बट सिग्निफिकेंस क्या है? कि हम जो गैप देखते हैं ना वो कंबाइंड के बेसिस पे देखते हैं, कंबाइंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे, दोनों को इक्वली मान करके और कंबाइंड प्रोपोर्शन के हेल्प से ही हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। वो जो स्टैंडर्ड एरर वाला टर्म है ना, उसमें कंबाइंड करके जब निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन देता है, अलग अलग से ज़्यादा बढ़िया है। मतलब पहले वाले में जो हम लोगों ने लिखा था ये वाला, इससे बेटर अप्रोक्सीमेशन ये वाला जेड देता है, जिसमें हम कंबाइंड यूज़ करते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा अच्छा माना जाता है इन कंपैरिजन टू दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ओके मैम, और जब हम उनकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज तो का है प्रोपोर्शन, हाँ ये जी, प्रोबेबिलिटीज के प्रोपोर्शन को प्लस कर रहे हैं तो उससे हमें क्या हेल्प हो रही है आंसर निकालने में? लाइक स्टैंडर्ड एरर वाली बात समझ में आ गई। तो अब तो कंबाइंड स्टैंडर्ड एरर जो है वो बेटर वाला निकल रहा है, बस अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। अभी देखो तो सही भी निकाल रहे हैं ना, जेड अभी निकाला कहाँ है मैंने? कैलकुलेटेड जेड निकालेंगे तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? P1 हैट देयर इज 1 माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2, ये है पॉपुलेशन वाली, रूट अंडर कंबाइंड P हैट Q हैट 1 बाई m प्लस 1 बाई n। अब देखो P1 हैट की वैल्यू कितनी है? अभी तो निकाला था, ये रहा 0.1475, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करेंगे, 0.1475 माइनस 0.1931,
माइनस P1 इज इक्वल टू P2 है, यानी दोनों के बीच में तो कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू नल, तो यहाँ डाल देंगे 0। फिर है रूट अंडर P हैट करेंगे, एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जो ये z का फॉर्मूला है उसमें p हैट तो पता है, लेकिन q हैट क्या डिनोट कर रहा है? Q हैट उसका नॉट वाला हो गया ना, P हैट कंबाइंड प्रोपोर्शन है, तो Q हैट इज ऑपोजिट ऑफ कंबाइंड प्रोपोर्शन। और वेरिएंस आपने पढ़ रखा है बाइनोमियल में बच्चे, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू p इंटू क्यू इंटू एन। तो कंबाइंड प्रोपोर्शन में p हैट आ जाएगा कंबाइंड वाला, ये भी आ जाएगा कंबाइंड वाला, और तब ये m आ जाता है 1/m प्लस इस तरीके से m प्लस n, 1/m प्लस 1/n आ जाता है, और फिर हम लोग अंडर रूट कर देते हैं, तब जा करके आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो दोनों की जरूरत पड़ती है वेरिएंस में, p हैट और q हैट दोनों की, अकेला नहीं निकल सकता ना। ठीक है, इसलिए दोनों दोनों चाहिए होता है। अब देखो जरा अंदर में 1/m, व्हाट वाज आवर m? 549 730, 549 प्लस 1/730। इन सब के कैलकुलेशन थोड़े काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, पूरा सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा -2.14। यह आ गया कैलकुलेटेड जेड फ्रॉम सैंपल। अब आपको निकालना है फ्रॉम गिवन अल्फा, अल्फा इज 0.05। ये हमारा टू टेल्ड है या सिंगल टेल है? दिस इज लेफ्ट टेल्ड ना, थोड़ा स्लो स्लो बोल रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा। लेफ्ट टेल्ड, लेफ्ट टेल्ड है, तो पूरा का पूरा जो एरिया है 0.05 वो पूरा का पूरा लेफ्ट में आ जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड दिस जेड। फाई ऑफ जेड इज इक्वल टू 0.05। कोई मुझे इस जेड के बारे में बता सकता है कि ये जेड कितना होगा? 2.58, नहीं नहीं 1.96, नहीं, अब तीसरा तो वही बच गया जब दो मैंने रिजेक्ट कर दिया। आपको याद होगा, हाँ, ये पूरा अगर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता था तो 10% को दो पार्ट में बांटते थे, 0.05 0.05। तो आपको याद है ना, इसके लिए जेड लिखते थे -1.65, इसके लिए जेड लिखते थे 1.65। तो दिस इज -1.65। ये क्लियर हो गया। तो जो बच्चे इन सब चीज़ों को आसानी से कोरिलेट कर लेते हैं ना, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो 90% का होता है वो सिंगल टेल में 95% का होता है, क्योंकि वो फिर एरिया सेम टू सेम अलग अलग चीज़ों में मैच करता है। हमारा जेड कितना है? -2.14, इधर लाई करेगा, तो लिख देंगे आवर जेड इक्वल टू -2.14 विच इज लेस देन lies in rejection region, so H0 is rejected। और H0 को रिजेक्ट किया है बच्चे, H0 में है क्या? कहाँ गया H0 हमारा? एस्पिरिन इज बेटर। अगर H0 को रिजेक्ट कर दिया तो हम इस कैटेगरी में आ गए, तो हम लिखेंगे यस एस्पिरिन इज बेटर। तो बच्चे हमारा जो जेड आया है वो रिजेक्शन रीजन में लाई कर गया, हमारा जेड रिजेक्शन रीजन में लाई कर गया। सो एस्पिरिन इज, ऑल्टरनेट में देखना, एस्पिरिन इज बेटर, तो एस्पिरिन इज बेटर लिख देंगे हम लोग। भाई जब H0 रिजेक्ट हुआ है
तो HA तो एक्सेप्ट हो गया ना, यानी एस्पिरिन बेटर हो गया, तो हम लोग एस्पिरिन को यूज़ करेंगे। तो अपने नर्सिंग होम में या जो भी है एस्पिरिन को धड़ल्ले से यूज़ करेंगे कैंसर पेशेंट्स पे। समझ में आई बात? ये था प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, और इसी प्रोपोर्शन में कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालने को आ सकता है। तो फॉर्मूला बता देते हैं, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वही सेम फॉर्मूला ही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 minus P2 with alpha as level of significance। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए बच्चे हम लोग कंबाइंड प्रोपोर्शन वाला यूज नहीं कर रहे हैं, तो Z इज इक्वल टू वही वाला अपना फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस P1 माइनस P2 अपॉन रूट अंडर P1 हैट Q1 हैट बाय M प्लस P2 हैट Q2 हैट बाई N। तो अब आपको याद है ना कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए कि दिस इनटू दिस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको एक बार इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है और एक बार इसी के साथ ऐड कर देना है, तो वी जस्ट गेट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ध्यान से सुने बच्चे, फिर से बता रहे हैं, ये जो भी Z की वैल्यू आती है उसको इस स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रुक जाओ, मुझे इरेज करने दो। ये जो Z की वैल्यू है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसमें एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो और इसी में एक बार ऐड कर दो। तो याद हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला। ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखते हैं, P1 माइनस P2 बिलोंग्स टू P1 हैट माइनस P2 हैट, P1 हैट माइनस P2 हैट माइनस Z। यहाँ पर आप अल्फा बाई 2 भी लगा सकते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमेशा ये टू साइडेड होता है, तो Z अल्फा बाई 2 आप लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आ जाएगा P1 हैट Q1 हैट बाई M प्लस P2 हैट Q2 हैट बाई N। नेक्स्ट इज P1 हैट माइनस P2 हैट प्लस Z अल्फा बाई 2 रूट अंडर P1 हैट Q1 हैट बाई M प्लस P2 हैट Q2 हैट बाई N। समझ में आ गया ये? तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है कि अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है तो कंबाइंड प्रोपोर्शन से बढ़ना है, और अगर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है तो कंबाइंड वाले से नहीं बढ़ेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग वाले से बढ़ेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन और पुटिंग वगैरह तो हो ही जाएगा। अगर जैसे इसी क्वेश्चन के लिए पूछा होता कि फाइंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो सब कुछ तो सारा डेटा है आपके पास और सबको पुट कर देंगे तो आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर बच्चे? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन करने की जरूरत है इसमें या आ गया समझ में? कॉन्फिडेंस इंटरवल तो आ ही जाता है समझ में। चलो, अब लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 9.5। ये बेसिक्स का लास्ट है बच्चे, लास्ट टॉपिक है। ये कंप्लीट हो जाएगा, टाइम है अभी अच्छा खासा, आराम आराम से कंप्लीट करते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद से फिर हम लोग अपने गुजराती बुक पे चल पड़ेंगे। अभी बच्चे इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किस लिए यूज करेंगे? काई स्क्वायर याद है ना? काई स्क्वायर किसके लिए यूज करते थे? सिंगल पॉपुलेशन
और सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन को ही चेक करना होता था, तब हम लोग काई स्क्वायर यूज़ करते थे, चाहे हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना हो या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हो। एफ डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज यूज्ड टू कंपेयर standard deviations from two populations. या two samples taken from different populations. Two samples taken from different populations. अब आपको बता दें कि अगर f जो है हमारा, if x1 and x2, ध्यान से सुनना, b x1 एक काई स्क्वायर फर्स्ट वाले सैंपल का है, x2 काई स्क्वायर सेकेंड वाले सैंपल का है। इफ x1 एंड x2 b 2, इनके लैंग्वेज बड़े डिफिकल्ट होते हैं पढ़ते समय में, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त में इजी हो जाते हैं। आप मिलने क्वेश्चन पे फोकस करो, लैंग्वेज तो क्वेश्चन करने के बाद जब लैंग्वेज पढ़ोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। इफ x1 एंड x2 be two different chi-square random chi-squared random variables with nu1 and nu2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दो अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, एक x1 का और एक x2 का, दोनों का। देन एक नया जो रैंडम वेरिएबल बना रहे हैं, x1 बाई v1, x2 बाई मतलब nu1 nu2, x1 by nu1 upon x2 by nu2. It follows f distribution. It follows f distribution. यानी f distribution is nothing else but ratio of two chi-squared random variables. F distribution is nothing else but ratio of two chi-squared random variables. और f distribution is, ये भी जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, जैसे काई स्क्वायर था ये सब था ना, वैसे ही f distribution is also positively skewed. f distribution is also positively skewed. यानी इसका भी ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा, लॉन्ग टेल ऑन राइट हैंड साइड, सारा का सारा अल्फा इधर से पहचाना जाएगा। मतलब इसका भी टेबल देखोगे, ध्यान से सुनो, इसका भी टेबल देखोगे तो आपको जो f की वैल्यू मिलेगी वो इसी अल्फा के लिए मिलेगी। तो f अल्फा nu1 और nu2, एक और टर्म है, nu1 इज कॉल्ड न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, nu2 इज कॉल्ड डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब आप कहोगे मैम तो बेकार का टाइम पास कर रही है। नहीं बच्चे, टेबल में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा होता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है, नहीं तो टेबल से आप f की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। तो f की वैल्यू के लिए अब आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, अल्फा, nu1 और nu2। कौन सा अल्फा? राइट वाला अल्फा, जिस पॉइंट के राइट में आप देख रहे हो जितना भी एरिया है उसके हिसाब से अल्फा निकाला जाएगा। ठीक है, अब कभी टू टेल्ड हुआ, जैसे टू टेल्ड होगा, टू टेल्ड के लिए बच्चे कैसे निकालेंगे हम लोग अल्फा? मैम बस एक बात कंफर्म करनी थी, जो हम्म। हमने पहले टू सैंपल में z के साथ किया था तो दैट वाज फॉर मीन, और जब भी टू सैंपल में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का करना होगा तो हम f यूज करेंगे। हाँ, f ही यूज करेंगे, यहाँ पर ना कोई z यूज करेंगे ना t यूज करेंगे, यहाँ पर सिर्फ f ही यूज होता है। ठीक है, नहीं मैम, मतलब
मतलब डिफरेंशिएट करना होगा तो अगर मीन की बात होगी तो z और स्टैंडर्ड डेविएशन की होगी तो f, यही करेंगे ना? हाँ हाँ वही करेंगे। अब देखो जरा, एक प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी अभी बताएं नहीं, अभी पहले ग्राफ बता देते फिर प्रॉपर्टी बताएंगे। टू टेल्ड टेस्ट में बच्चे, अब सारा का सारा अल्फा सिर्फ राइट पे नहीं होगा, थोड़ा लेफ्ट पे भी होगा और थोड़ा राइट पे भी होगा। तो ये वाला तो आप f निकाल लोगे, f ऑफ अल्फा बाई 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लेकिन इस f के लिए क्या करोगे, इस f के राइट में कितना एरिया है, जल्दी बताओ। 1 माइनस अल्फा बाय 2। हाँ, लेकिन इतना बड़ा ना टेबल में मिलता नहीं है, 1 - α/2 और फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फर्स्ट सेकेंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इतना बड़ा मिलता नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको एक्सचेंज करना है, यानी f ऑफ 1 - α/2 न्यू 1 न्यू 2 चाहिए, तो 1 आप f α/2 कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हो यहाँ पर न्यू 2 और न्यू 1। एक्सचेंज का तरीका देख रहे हो, ये यहाँ है तो ये यहाँ चला गया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाता है और 1 में करके हम लोग f की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल है, टू टेल्ड टेस्ट में हम लोग लगाते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन इसके ऊपर कर सकते हैं। तो तरीका यही है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। क्या क्या करेंगे हम लोग हाइपोथेसिस एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो काफ़ी कुछ जान गया है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पहला होगा कि आप नल हाइपोथेसिस बनाओगे कि पहले का जो वेरिएंस है वो दूसरे वाले वेरिएंस के इक्वल है। एच ए में आप लिखोगे जो भी आपको लिखना है, नॉट इक्वल टू भी आ सकता है या फिर राइट टेल भी आ सकता है या फिर लेफ्ट टेल भी आ सकता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद से आपको एक एफ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एफ फ्रॉम सैम्पल वैल्यूज, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। वो एफ कैसे आएगा, तो उसका फॉर्मूला है s1² बाई σ1² s2² बाई σ2²। कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो नल में माना है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली ये फिर क्वेश्चन करते वक्त σ1² σ2² कैंसिल ही हो जाता है और f आ जाता है। क्या, क्योंकि आपने दोनों को इक्वल माना है तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। f आ जाता है s1² बाई s2²। उसके बाद से f तो आपने कैलकुलेटेड निकाल लिया सैंपल की वैल्यू से। अब एक आप f निकालोगे रीजन, कैलकुलेटेड f फ्रॉम गिवन अल्फा फ्रॉम टेबल and then take decision, then decide to reject or not। ठीक है बच्चे, यानी वही सब कुछ है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है और f को टेबल से देखने का तरीका अलग है। तो चलो करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। (9.14) एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होगा बच्चे, इसमें ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को यहाँ तक में कोई डाउट या एग्जाम्पल करके फिर पूछोगे? चलो एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिपोर्टेड इन द आर्टिकल सेरम फेरिटिन इन एन एल्डरली पॉपुलेशन, ये सब तो सोर्स ऑफ डेटा दे रखा है। द ऑथर कंक्लूडेड दैट, ऑथर का कंक्लूजन है फेरिटिन डिस्ट्रीब्यूशन इन द एल्डरली, फेरिटिन
सेरम है ये, मतलब लिक्विड दिया जा रहा है दवाई के फॉर्म में। फेरिटिन इन एल्डरली, कुछ ज़्यादा उम्र के लोग हैं और कुछ कम उम्र के लोग हैं, हैड अ स्मॉलर वेरिएंस, had a smaller variance than in younger adult। यंगर एडल्ट मतलब 18, 19, 20 जो नए नए जवान बच्चे होते हैं, और एल्डरली मतलब 30+, 40+, ऐसे लोगों की बात हो रही है। तो इनका कहना है कि फेरिटिन जो है वो कम उतार चढ़ाव दिखलाता है, कम वेरिएंस दिखला रहा है एल्डर में देन यंगर वन। अब देखते हैं इनका कहना सही है या नहीं, आगे कुछ डेटा भी तो दिया होगा। Serum ferritin is used in diagnosing iron deficiency. Okay. For a sample of 28 elderly men, और इधर है younger, इधर है younger, for a sample of 28, तो m is equal to आ गया 28. The sample standard deviation of serum ferritin was S1 is 52.6, and for 26 young adult, उनमें पाया गया बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 84.2। अब ये पूछते हैं कि डज दिस डेटा सपोर्ट द कंक्लूजन एज अप्लाइड टू मेन। मतलब जैसा ऑथर ने क्लेम किया है, क्या ऑथर की बातें सही हैं? ऑथर की बात कब सही होगी, जब S1 ज्यादा होगा या S2 ज्यादा होगा? कोई मुझे बता सकता है सोच समझ करके? ऑथर ने कहा है कि जो एल्डरली एडल्ट हैं, यानी फर्स्ट कैटेगरी, उनका वेरिएंस जो है वो कम है देन द यंगर एडल्ट। तो ऑथर का क्लेम तो तब सही होगा ना जब S1 छोटा किससे आएगा? S2 से छोटा आएगा। मतलब सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से छोटा आ जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ सही में यंगर एडल्ट से कम है वेरिएंस किसका? एल्डरली एडल्ट का। क्लियर बच्चे? अब देखो जरा, एच नॉट में मान लेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 1 इज लेस देन, या सिग्मा 1 स्क्वायर इज लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। ये हम लोगों ने मान लिया कि पहले वाले का जो वेरिएंस है वो दूसरे वाले के वेरिएंस से क्या है बताओ? कम है, मान लिया हमने। तो यस, ऑथर क्लेम इज ट्रू। यस, ऑथर इज राइट, ये हमने मान लिया है। यस, ऑथर इज राइट। अब देखो बच्चे, अब हम लोग करेंगे, ये तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट बन गया, और यहाँ से ये भी डिसाइड हो गया कि दिस इज लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, यानी सारा का सारा अल्फा जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब आते हैं हम लोग, अल्फा अभी दिया नहीं है, अल्फा के लिए ना ये लोग समझाएंगे कि क्वेश्चन में अल्फा क्या क्या गिवन हो सकता है हमें, अलग अलग अल्फा के लिए। जैसे अभी हम लोग अल्फा ले लेते हैं 0.01, अगर इतना गिवन है हमें, अल्फा गिवन था, अल्फा इज इक्वल टू 0.01, तब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखना बच्चे, कैलकुलेटेड एफ निकालेंगे। कैसे निकलेगा कैलकुलेटेड एफ? एफ का फॉर्मूला होता है S1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर बाई सिग्मा 2 स्क्वायर। अब अंडर द assumption of null hypothesis, our f comes to be S1 square by S2 square।
एज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इन एच नॉट। अब जरा वैल्यू बताना, S1 की कितनी है 52.6 और ये 84.2, 52.6 84.2, लेकिन उनका करना है स्क्वायर। कर दिया, देखो तो जरा कितना आ रहा है, 52.6 का स्क्वायर कर दिया बच्चे, ये आ गया 2766.76, डिवाइड कर दिया 84.2 के स्क्वायर से, दिस इज 0.39025। हमारी कैलकुलेटेड एफ आ गई। अब हम फॉर गिवन अल्फा 0.01, फॉर गिवन अल्फा 0.01, और हमें लेफ्ट टेल टेस्ट लगाना है बच्चे, यानी सारा का सारा 0.01 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ जाएगा बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें ये चाहिए f, लेकिन ये f कितने के लिए चाहिए हमें, कोई बता सकता है कितना लेना पड़ेगा हमें राइट टेल देख करके, इसके राइट में कितना एरिया आ जाएगा बताओ। इसके राइट में f हमेशा अपने राइट वाले एरिया से जाना जाता है, इसके राइट में जो है वो है 1 माइनस 0.01 यानी कि 0.99, तो इस f को हम यहाँ लिखेंगे 0.99, और फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा m-1 और सेकेंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा n-1। m-1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 28, n is 26, 28 minus 1, 26 minus 1, 27, and this is 25। तो पहला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 27 एंड 25। ठीक है, पहले ये f का लिखना समझ गए, f का इंट्रोडक्शन करना समझ गए। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे f है, आप उसके लिए पूरा देखो कि राइट हैंड साइड का कितना है, पूरा आ जाएगा यहाँ पे 0.99। अगर कहीं यहाँ f होता तो खाली अल्फा लिखते ना, राइट में तो बस छोटा सा वैल्यू होता है 0.01। अब आप निकालो अपना f टेबल, f टेबल सबके पास होगा f टेबल, थर्ड सेम से है तो एफ टेबल में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, और घबराने की बात नहीं है, सबके पास क्वेश्चन पेपर का तो पीडीएफ है ना, उसमें भी सारे टेबल होते हैं, उसमें भी आप एफ टेबल निकाल सकते हो। एफ टेबल का थोड़ा सा फॉर्मेट समझा दे, कई सारे पेजेस में होते हैं एफ टेबल, एक दो पेजेस में नहीं। जैसे आपका स्टार्ट हो रहा है एफ टेबल यहाँ से A14 से, और कंटिन्यू है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक। अब देखो हमारा न्यूमरेटर, हमें चाहिए, हमारा टारगेट है f ऑफ 0.99, 27, 25, यानी न्यू 1 इज इक्वल टू 27, न्यू 2 इज इक्वल टू 25। अब आप टेबल देखोगे ना, पता है आपको टेबल में क्या दिखेगा, टेबल है किसी के पास बच्चे? यस मैम, मैम मेरे हिसाब से 3.49 आ रहा है। मैम आपकी आवाज चली गई। कोई ऐसे बच्चे जिनके पास टेबल नहीं है? मैंने क्या कहा, आपने अभी रिसेंटली पेपर दिया है ना एसएमई का, उसमें भी आपको टेबल मिलेगा, एफ टेबल। यहाँ देखो, तो ये आ गया, इस तरीके से पेजेस होंगे, यहाँ पर अल्फा गिवन होता है, ऊपर में लिखा होता है न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसमें आपको 27 ढूंढना है। यहाँ पर ना दो पेजेस होंगे, फर्स्ट पेज और फिर सेकंड पेज, बगल वाला भी, दोनों मिलाकर के एक कंप्लीट टेबल बनता है।
अब देखो जरा, इस पे कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या है, न्यू वन, इधर हो गया न्यू टू, ऐसे दिया होगा, न्यू टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हो गया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम न्यू वन। अब देखो, जब आप देखोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके इसमें 9 तक होगा फर्स्ट पेज पे, बगल वाले पेज पे 10 12 15 20 25, 25 के बाद सीधा है 30, 30 के बाद 40 50 60 120 और 1000, मजा ही आ गया। 27 तो मिला ही नहीं न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, मिला ही नहीं। ये मैंने उल्टा लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे पढ़ना आप लोग। लेकिन अगर आप इधर देखोगे 1 2 3, देख रहे हो आप लोग 4, तो फर्स्ट पेज पे आपको 12 तक मिलेगा। ये दोनों पेजेस को टिक मार दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। दिस वॉज A14, दिस वॉज A15। देख रहे हो टेबल में कितना मेहनत करना पड़ता है। अब आ जाओ फिर, छोटा छोटा बना देते हैं, A16 फिर A17। A16 और A17 में इसमें भी बच्चे आपका 13 14 15 से लेकर के 24 तक चला, इसको भी छोड़ दो दोनों को। अब A18 पे आ जाओ, A18 में तो चाहिए होगा, बड़ा सा व्यू लेते हैं A18 का, उसमें तो मिल जाएगा ना 27, A18 पे मिल जाएगा 27, A18 पे मिल जाएगा 27। हाँ जी बच्चे देखो, तो A16 और 17 तक नहीं मिला अभी तक हमें 27, जो हम 27 ढूंढना चाह रहे हैं, जो हम 27 सर्च करना चाह रहे हैं वो नहीं मिला। यहाँ देखो, यहाँ देखो, नहीं मिला। लेकिन इसमें 27 मिल रहा होगा ना, यू कैन सी योर टेबल नंबर, A18 में मिल गया 27। बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर सुनोगे ध्यान से तो एक बार में समझ में आएगा, नहीं तो फिर आ, सरपटकते रह जाओगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। एफ टेबल देखना ही बहुत बड़ी बात होती है। 27 आ गया, 27 के ऊपर में अगर आप यहाँ देखोगे तो दिस इज न्यू वन, 1 2 3, इधर में बच्चे आपको 25 मिल जाएगा दूसरे पेज पे, ठीक है। दूसरे वाले पेज पे इधर ही बढ़ोगे बगल वाले पेज पे तो 25 मिल जाएगा। सो वी हैव टू फोकस ओवर दिस 25 एंड दिस 27। समझ में आ रहा है बच्चे? जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है पूछो अभी। अगर आपके पास टेबल है तो आप मेरी बातें समझ रहे होंगे कि न्यू वन में 27 मिलना नामुमकिन था, तो हमने न्यू टू में ही 27 ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, एक्सचेंज कर दिया। न्यू टू ऐसे लिख देते हैं, वैसे टेढ़ा में ना, न्यू टू में ही 27 हमने ढूंढ लिया और इधर हो गया 25, ठीक है। अब है आगे कि इस 27 के आगे भी आपको कुछ 4-5 वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। आप अगर थोड़ा सा आंख को धुंधला करोगे ना तो आपको गैप दिखेगा। 27 के सामने में 0.100, 0.050, 0.010, 0.001 दिखी, ये 4 वैल्यूज आपको दिखी। उसके बाद से फिर गैप है, गैप है, फिर वैल्यूज यहां से शुरू हो रही है, फिर गैप है, फिर 1 2 3 4, ये 28 वाले का होगा, ये 26 वाले का होगा। 1 2 3 4, ये चारों। अब हमें किसके लिए देखना था? हमारा अल्फा कितना था जल्दी बताओ। हमारा अल्फा है 0.99, 0.99 है, तो वो अल्फा तो है नहीं हमारे पास 0.99। तो अब प्रॉपर्टी लगाने की बात आ गई बच्चे। इसको ना हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1/f और इसको 1 में से माइनस कर देते हैं, तो 0.01, और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो 25 और 27।
ठीक है, तो यहां पर ये जो 0.01 मिल रहा है, ये दिस वैल्यू, स्पेशली दिस वैल्यू, इसके सामने अब आपको देखना है, जस्ट इसके सामने सामने देखना है 25। अब कई बच्चों को ना एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 25 के 4 ग्रुप हैं बच्चे, फिर 26 के 4 ग्रुप हैं, फिर 27 का शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर भी ऊपर से 3-4 वैल्यूज छोड़ दो, गैप छोड़ दिया 25 के सामने, फिर 1 2 3 4 छोड़ दिया। अब तीसरा वाला जो शुरू हो रहा है उसमें थर्ड नंबर पे है ये, तो फर्स्ट जिसमें है 1.66, 1.92, 2.54 एंड 3.49, मिल गई वैल्यू हमें 2.54। देखो तो कितना सुंदर मिल गया, यहां से यहां तक कनेक्ट भी कर गया 2.54। एफ देखने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा। तो आवर कैलकुलेटेड टेबुलेटेड एफ, टेबल से जो एफ मिली है, टेबुलेटेड एफ इज 2.54। तो यहां देखो ये एफ आ गया 2.54, और हमारा जो एफ आया है कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल वो है 0.39025। तो वो तो 0.39 जो है वो तो कहीं ना कहीं इधर ही होगा, इधर ही होगा 0.39025। एक मिनट, पॉजिटिव वैल्यूज है ना, रिजेक्शन रीजन में आएगा, ठीक है। 0.39 इज सच अ स्मॉलर वैल्यू, इधर आएगा 0.39025। समझ में आई बात? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड होती है, आप दिमाग में सेट कर लें, कभी भी नेगेटिव वैल्यूज एफ में नहीं आता, एफ में ऑलवेज वी गेट पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमेशा इनिशियली यहीं से स्टार्ट होगा। आपको बता दें बच्चे, यहाँ पर होता है 0 और यहाँ होता है इन्फिनिटी। तो हमारा जो आ रहा है 0.39 वो इससे छोटी वैल्यू है, सो एच नॉट इज रिजेक्टेड। समझ में आई बात? लिख देते हैं, आवर कैलकुलेटेड एफ is 0.39 something which is less than 2.54, lies in rejection region, so H naught is rejected, H naught is rejected, yes। मैम उसको 1 से डिवाइड नहीं करेंगे एफ को? अच्छा, हाँ, ये तो किया ही नहीं ना, अच्छी बात है बच्चे, आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता। देखो तो 1/2.54 भी करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ बच्चे, 1 divided by 2.54, this is 0.3937। अब 3937, अब थोड़ा सा बाउंड्री लेवल जो है वो अच्छा आ गया है। दिस एफ इज 0.3937, तब भी चलो डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि 39025 इज लेस देन 0.3937, उससे तो छोटा ही है। तो अभी भी इस हालत में क्या हो रहा है, हमारा रिजेक्ट ही हो रहा है। कितना आया है? 0.3937। बच्चे डिवाइड करना भूल गए थे, उसको आप सही कर लो, आप इसको 1 बाई करो, ये आया है 0.3937। तो हेंस एच नॉट इज रिजेक्टेड, और एच नॉट में हमने माना क्या था बताओ बच्चे, कि दोनों सेम है और ऑथर इज रॉन्ग। जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया तो ऑथर इज राइट, ऑथर का कहना सही था। तो हम लिख देंगे यस, हेंस ऑथर इज राइट, उनका जो सोचना है, उनका जो कंक्लूजन है वो राइट है। क्लियर बच्चे?
तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कंपेयर करते हैं और एफ टेस्ट लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा H0 इज रिजेक्टेड एट 0.01। अलग अलग अल्फा पे अलग अलग H0 के साथ ट्रीटमेंट हो सकता है, कभी एक्सेप्ट होगा, कभी रिजेक्ट होगा, जो भी होगा वो अलग अलग होगा। अभी एक ही अल्फा गिवन था तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने निकाला। क्लियर बच्चे? इसमें कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं होता, इसमें सिर्फ आप ग्रेटर है या नहीं, लेस है या नहीं, इज इक्वल टू है या नहीं, यही आप चेक कर सकते हो। दो वेरिएंस के साथ सिर्फ हम कंपैरिजन कर सकते हैं, वी कांट फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब बताओ इसमें जिनको जो भी बातें नहीं समझ में आई है पूछ लो, क्योंकि आज हमारा बेसिक्स खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास से बच्चे हम लोग अपना इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पूछ सकते हो मेरे से डाउट क्लास में। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लास से थोड़ा थोड़ा डाउट स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से ना प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं। मतलब मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं पीपी के 4-5 ही क्वेश्चन हैं। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन अगर करवा देंगे तो सही रहेगा। तो एक क्लास पीपी पे ले लेंगे और असाइनमेंट पे मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस निकाले हैं। वो आप अपना 30 क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है? 30 क्वेश्चंस करते रहो। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, वो क्वेश्चन करते वक्त ही आपको पता लग जाएगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप वो पूछ सकते हो। तो बच्चे हम लोग इसमें बेसिक्स का पीपी करेंगे और उसके बाद से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना इकोनोमेट्रिक्स। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल होगी 8 o'clock, उसमें हम लोग पीपी के जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है बच्चे? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।